हाँ, चैप्टर फर्स्ट को बड़े शानदार तरीके से कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग। ठीक है, और स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड उनसे ये मतलब लिया गया है, और उसके जो राइटर है वो अनीस जंग है। ठीक है, ये जो अनीस जंग है ये लेखिका है, और ये एक्चुअल में ये अब हमारा ध्यान उनकी तरफ दिलवाना चाहती है कि जो गरीब कुछ लोगों का झुंड मिलता है, गरीब बच्चों के मान लीजिए, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहती है, जो और एक चूड़ी में काम करने वाले लोगों की तरफ भी दिलवाना चाहती है। 2-3 बातें इसमें स्टोरी में पढ़ेंगे अपन शानदार तरीके से, कि चूड़ी में काम करने वाले, चूड़ी का जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे अपनी दृष्टि आँखों की मतलब खो देते हैं, वो सब बातें इसमें पढ़ने वाले हैं अपन। बड़े ध्यान से वही अपने सिस्टम रहेगा, पहले अपन उसकी पूरी हिस्ट्री स्टोरी जानेंगे, उसके बाद में फिर ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले इस लेखक के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये राइटर जो है उनका क्या मतलब क्या क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे कहाँ से हैं। तो अनीस जंग का जन्म राउरकेला जो कि उड़ीसा के अंदर है उसमें हुआ था 1964 के अंदर, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था ये इन्होंने हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में बिताए। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका USA से इन्होंने पढ़ाई करी है। ठीक है, और उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे, राइटर थे। और अनीस जंग जो है इसने अपनी जीवनवर्ती भारत में एक लेखिका के रूप में शुरू की थी, मतलब अपनी जो लाइफ है वो भारत में लेखिका लिखने वाले काम जो करते हैं, राइटिंग के हिसाब से लेखिका के तौर पे इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, और भारत के अन्य विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों की संपादक और स्तंभ लेखिका भी रही है। ठीक है, और उन्होंने कई पुस्तकें माने बुक्स लिखी है, लाइक उनकी लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड नाम पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, ये लॉ स्प्रिंग कौन सी पुस्तक से लिया गया, ये इनकी बुक का नाम है, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, उस बुक से लिया गया है लॉ स्प्रिंग। और ये यहाँ पे घोर गरीबी है और परंपराओं का विश्लेषण करती है। मतलब ये कह रहे कुल मिला के ये कि गरीब बस्ती जैसे होती है उस हिसाब से गरीब बच्चों को देखती है। उसमें एक साहिब आलम लड़के से मिलती है जो रोज़ ही सुबह सुबह देखती है, उससे ही मिलती है। ये सब बातें भी स्टोरी अपन सुनेंगे। उन गरीब बच्चों का जो तरफ ध्यान है, हमारा ध्यान जो उनकी तरफ दिलवाना चाहती है कि किस हिसाब से गरीब लोग अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक है, कूड़े के ढेरों में रहते हैं, क्या क्या अपनी लाइफ बिताते हैं। और फिर जो चूड़ी कारखाने में काम करने वाले लोग हैं उनका भी हमारी तरफ ध्यान दिलवाना चाहती है, क्योंकि चूड़ी का काम कांच का काम है, बड़ा रिस्की है, आंखों की नज़र चली जाती है, क्योंकि उसके वो जो पार्टिकल्स वो छोटे छोटे उछलते रहते हैं। वो सब बातें अपन पढ़ेंगे अभी क्या क्या रिस्की है। पहले पूरी स्टोरी जानो, कंप्लीट स्टोरी जानो, है ना। पूरी कहानी अगर समझ में आ जाएगी तो फिर पूरा चैप्टर, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मैंने एकदम याद कर लिया था कि कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, तुम ये क्यों करते, तुम ये क्या करते हो, मैं साहिब से पूछती हूँ। ठीक है, मतलब ये क्यों करते हो। वो कभी कभी कूड़े के अंदर ढूंढता है, उसमें 1 रुपया मिल जाता है। तो फिर ये लेखे उसे पूछती है कि तुम ये मतलब ये क्यों करते हो, इस तरीके से ढूंढते हो, 1 रुपया लेते हो। साहिब आलम नाम है उस लड़के का। ठीक है, तो मैं साहिब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस में कूड़ा फेंकने के स्थान पर कुछ कीमती वस्तु ढूंढते मिलता है। ठीक है, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं हर कोई, फिर ये वहाँ पर ढूंढता रहता है इसको कुछ कि मेरे को कुछ मिल जाए। फिर साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, और ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। क्योंकि वो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर, मतलब वो ये था ढाका का, बांग्लादेश ढाका। ठीक है, वहाँ से आ गया था और यहाँ पर ये रहने लग गया, और अपने घर की इसको बिल्कुल भी याद नहीं थी, स्मृति मतलब याद नहीं थी। अब उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे, इसी कारण उन्होंने उस शहर को, ढाका को छोड़ दिया। उनके माँ बाप और ये यहाँ आ गए, धन की तलाश में से बड़े शहर में आ गए जहाँ अब वह रहता है। मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है, निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। ठीक है, आंखें मतलब आंख से आंख तो नहीं मिलाता, लेकिन ऐसे ही आगे चुराते हुए बोलता है कि नहीं मेरे पास यही काम करने के लिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। तो लेके वापस कहती स्कूल जाया करो। मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा, और तुरंत ही ये महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा स्कूल जाया करो, वो इग्नोर मार के आगे चला। क्योंकि गरीब बच्चे नहीं सोच पाते ना, उनके पास 1 रुपया नहीं है, वो कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे बुक्स खरीदेंगे, उनको सोचते भी नहीं, आगे चला गया। मतलब ऐसा लगा इस लेखिका को, मेरी बात तो बिल्कुल खोखली से लगी, मतलब उससे कोई असर ही नहीं हुआ। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, उसने ये कहा, जब कोई स्कूल बनेगा तब जाऊँगा, ये कह दिया। यदि मैं, उसने फिर लेके वापस कहती है, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे। मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ उससे, तो कहता है हाँ। वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ फिर आऊँगा, अगर आप स्कूल खोल लेते हो तो मैं आ जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन बाद देखती हूँ वह मेरे पास दौड़ कर आता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। ये पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया, जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी। ऐसा वायदा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है, किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके, रूखे और आनंद रहित
संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। मतलब ये प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या आप आओगे? इसने कहा यस, आप खोलोगे तो मैं आऊँगा। अभी थोड़े दिन वापस आता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया, तो इसने कहा कि नहीं, स्कूल इतना जल्दी तैयार नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अब इसको ग्लानि फील हुई कि यार मैंने इससे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, स्कूल नहीं खोल पाई। तो फिर वापस ये कहते हैं कि ऐसे वायदे जो मैंने इससे वायदा किया था, ऐसे वायदे पूरे संसार में गरीबों के साथ हमेशा वायदे किए जाते हैं कि आपको स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, वो कराएंगे। आप राजनीति में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, जब इनको चुनाव चाहिए, वोट चाहिए, तो चुनाव के टाइम पर क्या क्या वादे करते हैं? एक भी वादे सारे खोखले होते हैं। गरीब ही आज कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई थोड़ा बहुत मान लो, बाकी बस ये अपनी जेबें भरते हैं, जनता का टैक्स खाते हैं बस। उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, वह घोषणा करता है साहिब ए आलम। अब बताता है कि मेरा नाम साहिब, हालांकि रोजाना पूछती थी, नाम नहीं बताया उसने। एक दिन उसने बता दिया कि साहिब ए आलम। वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या अर्थ है, उसके नाम का क्या अर्थ है। अगर उसे इसका अर्थ संसार का मालिक पता लग जाए, क्योंकि साहिब ए आलम, साहब ए आलम का मतलब क्या होता है? साहिब आलम का मतलब होता है संसार का मालिक। उसके नाम का पता लग जाए तो उसे नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। अपने नाम के अर्थ में अनभिज्ञ मतलब बिना अभी उसको जानकारी नहीं कि मेरे नाम का ऐसा भी कोई अर्थ होता है, अनभिज्ञ है वो। वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं। एक साथ सारे नंगे पैरों में चप्पल नहीं ऐसे घूम रहे हैं, दोपहर में गायब हो जाते हैं। महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनसे प्रत्येक को पहचानने लगी। हमेशा मिलती है, हमेशा देखती है, उनको पहचान लगे कि ये वो ही बच्चे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपका लाइव टेस्ट लेता हूँ, आपके सबके नाम मुझे याद हो गए, तो वही चीज़ है। जो नहीं आता तो मैं कह देता हूँ आज एब्सेंट, आप लेट आए हो, वही चीज़ है कि रोज़ाना जब मिलते हैं तो फिर याद हो जाता है। वैसे ही इन बच्चों को जब रोज़ देखती है तो याद हो गया। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी है? तो वह सीधा सा उत्तर देता है मेरी माँ ने उन्हें ताक या टांड से नीचे नहीं उतारा। मतलब ऊपर रखी हुई, नीचे उतारा ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से पहनूँ। एक दूसरा लड़का जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, बेमेल मतलब एक कोई अलग कलर का, एक अलग कलर का, या फिर बड़ा छोटा होगा, वह उतार भी दे तो उन्हें कोई फेंक देगा, इतने मतलब बदहाल है उनकी। जब मैं इस बेमेल जूतों पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे, उसने कभी जूते देखे ही नहीं, खरीदे ही नहीं, कहता है मुझे जूते चाहिए। वो कहता है, तीसरा वाला कहता है कि नहीं मुझे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में, गाँव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इन बच्चों की एक परंपरा है, कोई ऐसा नहीं कि जूते नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन ये परंपरा है। ये नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम जूते इसलिए नहीं पहनते क्योंकि एक परंपरा है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए एक बड़ा बहाना नहीं है? बिल्कुल सही बहाना है गरीबी रहने का, क्योंकि ये लोग हैं ना, कहते हैं, मैंने कहा था ना आपको, ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ऐसा नहीं करते, इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये हमारी परंपरा है। ऐसा नहीं हम जूते खरीद सकते, लेकिन हमारी परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझसे सुनाई थी। जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहाँ उसके पिता पुजारी थे। वे थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। मतलब अब मंदिर है ना, वो उजाड़ स्थान हो गया, मतलब एक तरीके से। और उसके पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। स्लेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उसे उस समय देवी से की थी। ठीक है, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए, मैं इन्हें कभी न खोऊं, ऐसा उन्होंने कहा। तो देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही अभी भी रहते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल बीच में आ गया। फिर नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुर ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। ठीक है, सीमापुरी दिल्ली के पास में ही है, लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। यह रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, है ना। अपन ने कहा था ना कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भारत ने वहाँ से वैसे वो पाकिस्तान के हिस्सा था, लेकिन वहाँ से वो भाग के आ गए थे। अपन ने पूरा पढ़ा था, कल परसों में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था पूरी डिटेल से। तो उस टाइम में जब भारत के लोगों ने कहा था तो ये वही लोग हैं, ये गैर कानूनी तरीके से बसिंदे हैं, वहाँ पर आ गए थे। साहिब का परिवार उन्हीं में से ही है, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से ही है, क्योंकि बांग्लादेश ढाका उनकी राजधानी है।
तो सीमापुरी उस समय बीहड़ था, बीहड़ का मतलब होता है एकदम जंगल, ठीक है, और वह अभी भी हैं, परंतु ये खाली नहीं है, अब ये खाली नहीं है। टिन और तिरपाल के मल निकासीहीन, जल निकासीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले रहते हैं। ये वहाँ 30 वर्ष से भी ज़्यादा मतलब समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं ये लोग, ठीक है, किंतु उनके पास राशन कार्ड हैं जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। इतना सा फायदा है उनके पास, क्योंकि वोट चाहिए तो वोट के लिए राशन कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड से इनका वोटिंग कार्ड बन गया, वोट ये जरूर देते हैं, लेकिन हालत इनकी वही हालत है। अनाज इनको मिल जाता है, आपको बताइए, इनको कुछ वो प्रधानमंत्री स्कीम द्वारा भी इनको अनाज मिल जाता है 5 kg पर के हिसाब से, और वो 1 रुपया फ्री मिलता होगा। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और दुखद पेट के बिना अर्थात पेट भर के सो सकें तो हम उन खेतों की अपेक्षाएं रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ये कह रहे हैं वो, मतलब खेतों में कभी पैदा होती कभी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो फिर इनके बाढ़ तूफान आ जाते थे। तो ये कह रहे हैं अगर हमारे को पेट भर के खाना मिल जाए और आराम सो सके तो हम इसी की जगह को पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसा फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाएं एक समूह कहता है, वही ऐसी महिलाएं कह रही है वो जो फटी साड़ी पहन रखी है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बस खाने के लिए एक टाइम में खाना मिल जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमें ये भी नहीं मिलता था हमारे खेतों में। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तो उन्हें जहाँ भोजन मिल जाता वहीं अपने तंबू गाड़ लेते हैं जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, ठीक है। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और उनकी उत्तरजीविता यानी अस्तित्व के साझेदार बनते हैं, और सीमापुरी में उत्तरजीविता यानी अस्तित्व जीवन का बच्चे रहने का मतलब अर्थ है होता है कूड़ा बीनना। इनको वहाँ रहना है और रहना तो कूड़ा बीनना पड़ेगा। और वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया, ललित कला और आर्ट भी है कूड़ा बीनने। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है, भाई सब कुछ वही है, ठीक है। ये उनकी रोज की रोटी है, उनके सिरों पर छत है, भले ही ये एक टपकती हुई छत क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता उसमें कूड़े में। साहिब कहता है, ऐसा कहता है वो, उसकी आंखें चमक उठती है कि ओ 10 रुपये मिल गए, ठीक है। और जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा पाने की हमेशा आश या उम्मीद रहती है, बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के जो अर्थ यानी कूड़े का होना इसका लिया गया है उससे भिन्न है। बच्चों के लिए ये आश्रय में लिपटी चीज़ होती है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए जिंदा रहने का साधन होती है कूड़ा, मतलब कूड़ा इनके लिए सब कुछ है। फिर सर्दी की एक सुबह साहिब को पास के क्लब के बाहर लगे दरवाजे नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ वे सफ़ेद वेशभूषा पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। मुझे ये खेल पसंद है, ये कहता है कि ये मुझे भी खेल पसंद है, वो गुनगुनाता है और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। मतलब गेम तो ऐसे कहता है कि यार मुझे भी खेलना, मुझे बहुत ऐसे खुद गुनगुना रहा है, सुनाई नहीं दे रहा उनको, लेकिन बाढ़ के सब खड़ा खड़ा देख रहा है, क्योंकि क्या करे, गरीब इसको कौन खिलाएगा। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वे स्वीकार करता हूँ, द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, ऐसी बात है। साहिब ने टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं, अब देखना आगे क्या हो रहा है। जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं, मतलब अटपटे से लग रहे हैं। किसी ने मुझे दिए थे। स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे इसलिए ऐसा है। ये तथ्य है कि ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, कोई पैसे वाला होगा उसने उसको दे दिया कि चल तू पहन ले, ठीक है। जिसने शायद उनमें से एक छेद होने के कारण, अच्छा एक जूते में छेद हो गया था इसलिए इसको दे दिया, पहने से इनकार कर दिया होगा और उसे परेशान नहीं करता है। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घुमाए छेद वाले जूते भी सपने सच करने से कम नहीं है, ठीक है। अंधों में काना राजा, वो वाली बात, अगर ना के बराबर कुछ हो तो ठीक है, परंतु वे खेल जिसे वे इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है, वहाँ पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एंट्री तो आपको बताइए इसकी कैसे होगी। आज सुबह साहिब दूध की दुकान पर जा रहा है, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर, ठीक है, वो मालिक है, कनस्तर मालिक है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, दूर इशारा करते हुए कहता है कि उसने पूछा कि भाई तू ये क्या नाम हाथ में स्टील की वो लेके जा रहा है, उसमें साथ में जो उसके वो मालिक भी है जो वहाँ पर चाय बनाते हैं, वो भी थड़ी जो लगाते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है। 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मुझे मिल जाता है, ठीक। क्या उसे काम पसंद है? तो उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो क्या तेरे को काम पसंद है, ये तो 800 रुपये खाना जो मिल जाता है। तो मैं देखती हूँ
उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो चुका है। मतलब उसका मन तो नहीं है लेकिन मजबूरी है, वो कुछ ज़्यादा अच्छा हंस के जवाब नहीं देता, ना ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता है वो किस हिसाब से काम करवाते होंगे, वो ही जानता है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। थैला उसका था, कनस्तर उस आदमी का था। ठीक है। चाय की दुकान का मालिक है, साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। ठीक है। साहिब अब आने की, वो चाय की दुकान का मालिक बन गया, खुद का मालिक अब नहीं बन रहा, क्योंकि अब भाई मालिक अपन कब होते हैं? जब अपने हिसाब से अपन काम करें, वो मालिक है। लेकिन जब दूसरों के हिसाब से काम करें, अब तो वो चाय की दुकान पे कैसा काम करेगा, कभी वो गिलास साफ करवाएगा, कभी कहेगा जा चाय पकड़ा गया, भग भग ऐसा कर ऐसा कर, तो फिर सीधी सी बात है, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। मैं कार चलाना चाहता हूँ, सपने उसके बड़े हैं, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बन रहने पर जोर देता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वे घोषणा करता है। ये 2-3 लड़के जो आपस में, मुकेश नाम का भी है, वो ये कह रहा है मैं कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ, मुकेश से पूछती है। तो मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, सीख तो लूँगा मैं। सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि कार चलाना मैं सीख लूँगा, पक्की बात है। उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृग मरीचिका सा प्रतीक होता है। ये मृग मरीचिका जानते हो? जैसे अपन हाईवे पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ऐसा लपटें से चल रही हो जैसे आग की, लेकिन नज़दीक पहुँचे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। फिरोजाबाद, ये घटना फिरोजाबाद की है, वहाँ पर हर परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। ये मुकेश उन्हीं का है। ठीक है। और ये भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है। यहाँ परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बीत गई हो, पीढ़ियों से काम कर रही है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। देखो अपन ने अभी इतनी जो बात की थी, इस साहिब की बात होगी यहाँ तक, अब बात चल रही है मुकेश की, जो कार चलाना चाहता है। ठीक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश के अंदर ही गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाले कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है, ये कोई नहीं जानता। अब वो जो घर वाले हैं इन बच्चों से काम करवाते हैं, क्योंकि हाँ बच्चों से छोटा मोटा घर का काम करवा सकते हैं, लेकिन वो हानिकारक या खतरनाक नहीं होना चाहिए। ये तो खतरनाक है, कांच का प्लस फुल हाई टेम्परेचर के ऊपर भट्टियों में काम करवाया जा रहा है, जहाँ पर 14 साल 18 साल का आपको बताइए जो कानूनी है वो काम करवा नहीं सकते इससे छोटे बच्चों का। तो ये कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहाँ अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्राय अपनी आंखों की चमक या आंखों की समान रोशनी खो देते हैं। ये उनको नहीं पता बच्चों को कि ऐसा कुछ कानून भी है, उनको नहीं पता, कौन बताने वाला है उनको। एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है, बिल्कुल दुबली पतली सी, वो खाना बना रही है, तो साइड में धुएं भरी आंखों से वो मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, परंतु एक बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्ति, उसका पति, मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है, जैसी कि प्रथा है। पुत्र बंधुओं को पुरुष बुजुर्ग के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डाल देना चाहिए, ये वहाँ की परंपरा है, जो कि गाँव में भी है, सब जगह होती है। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धर चूड़ी बनाने वाला है, पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में ये काम करता है। वर्षों से कठोर परिश्रम के बावजूद भी अपने घर का नवीकरण नहीं करवा सका वो, आज भी घर वही वैसा टूटा फूटा वैसा ही है। अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में सफल रहा, दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया ये, क्योंकि गरीबी थी। वे उन्हें मात्र यही सिखा पाया कि वो जानता है, बस वह चूड़ी बनाना जानता था, चूड़ी बनाने को सिखा दिया, और तो कुछ वो जानता ना, चूड़ी बनाने की कला उन्होंने सिखा दी। मुकेश जब मुझसे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। अब मुकेश को इन्होंने कहा कि, लेखिका ने कहा कि चल तो मेरे घर चलेगा, तो वो खुश हो जाता है बहुत, बोल हाँ, और बड़े गर्व से कहता है उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी फूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों, बिना खिड़कियों के, और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। ठीक है। मतलब ये है कि लेखिका कहती है कि तेरे घर चलेंगे, तो वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, फिर वो लात मार खोल देता है। हम एक अधबनी, ये लेखिका उसी लड़के के घर जा रही है भाई, है ना, मुकेश के घर जा रही है, अपने घर नहीं ले जा रही लड़के को, अभी इसके घर देख रही है। ठीक है। तो फिर लात मार के दरवाजा खोलता है और एक अधबनी यानी आधी बनी हुई अधबनी झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं।
उसकी खुली घास के छप्पर वाले यानी सूखी घास से ढका है ऊपर से, ठीक है। एक हिस्से में एक चूल्हा है, ठीक, उस चूल्हा रखा हुआ है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदबर करते उबल रही, खदबद करते हैं ना, खदबद वैसे खदबद करते उबल रही है। ज़मीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई कुछ सब्जियां भी वहाँ पर है, ऐसा इन्होंने वहाँ पर देखा। उस मुकेश के घर में ही है अभी लेखिका, ठीक है। ये इसका कर्म, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है। यही बात है, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति है, अंधविश्वास में काम बातें करते हैं कि भाई ये तो उसका कर्म है, जैसा भाग्य था मिल गया, ठीक है। मुकेश दादी ऐसा कहती है। जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द यानी पॉलिश करने से उड़ती है ना धूल, उसने अपने पति को अंधे होते देखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना बहुत हानिकारक काम होता है कांच का। क्या कभी ईश्वरीय देन वश परंपरा तोड़ी जा सकती है? मतलब वो कह रहे हैं कि क्या हम, क्योंकि वो अपने पति को अंधे होते देखा है, तो उसने कहा कि क्या ये जो हमारी सालों साल पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, क्या ये वंश परंपरा टूट सकती है? ऐसा क्यों उसने दादी से पूछा। मतलब कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ी काम दिख जाएगा आपको। तो मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल धूप की सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों के ढेर में पड़ी रहती है चूड़ियाँ। तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों तो ऐसा लाद कर नवयोग झोंपड़ी पट्टी की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं और अंधेरी झोंपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लो की, वहाँ पर लाइट है नहीं, दीपक की रोशनी में काम हो रहा है। लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज़्यादा समायोजित हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि यानी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। प्रौढ़ बिल्कुल यंग होते ही नहीं, उससे पहले आंखों की रोशनी चल जाती है। बूढ़े नहीं होते, सॉरी, बूढ़े नहीं होते प्रॉपर, उससे पहले ही ऐसा मान लो कि 40 साल मान लो, तब तक इनकी हालत बड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, देख सकते हो आप, ठीक है। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। सब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं, बहुत बड़ी स्पीड से काम कर रही हो, ये जैसे कोई मशीन चल रही है, यंत्रवत चलते हैं। मैं आश्चर्यपूर्वक सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में मदद कर रही है, क्योंकि भारत के अंदर चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना गया है, जो शादी ब्याह में सब में यूज होता है, विवाह में पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है। और वो छोटी सी लड़की जो ये काम करे, क्या वो जानती है इतनी पवित्र है? नहीं जानती होगी। ये भारतीय स्त्री के सुहाग विवाह में पवित्रता का प्रतीक है। ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं, किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। काम ही ऐसा है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह ऐसी आवाज़ में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। यही मिला है उसे पूरी जिंदगी भर। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा, उसका पति, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, मैं परिवार के सहने के लिए सिर्फ मकान बनवा पाया हूँ बस, और मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी भर, न बच्चों को पढ़ा पाया न कोई और। उसकी बात सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। उसके सिर पर एक छत जो है, चूड़ियाँ बनाने के काम जो जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। टाइम ज़रूर बदला, लेकिन उनके लाइफस्टाइल में, उनके लोगों के रहन सहन में कोई सुधार नहीं हुआ। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल और सपने देखने की क्षमता को बिल्कुल मार दिया है। स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ कि यार सब मिल के एक सहकारी समिति बना लो, फिर अपना चूड़ी मार्केट वहीं खुद ही रखो, सीधे मत बेचो। अब क्या होता है, ये गरीब हैं, इनको एक कहते हैं ना भोंगड़ों के भाव इनसे चूड़ियाँ खरीद ली जाती है, और फिर वो चूड़ी मार्केट में किस हिसाब से चूड़ियाँ बेचते हैं वो लोग, दुकानों में सजा सजा के, जो यहाँ से मैं कहता हूँ कि 50 रुपये में नहीं लेते, 50 के वो 5000 बांटते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ये अगर सहकारी समिति बना लेंगे खुद की, तो फिर ये अपने खुद रेट फिक्स करेंगे और आराम से उस रेट में बेचेंगे। लेना पड़ेगा, क्योंकि काम ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चीज़ है।
तो लेखक ने पूछा यार तुम खुद की सहकारी समिति क्यों नहीं बना। अब ये क्या सोचेंगे, अनपढ़ है ये, इनको पता ही नहीं है ना, इस ये वजह है। तो पूछती हूँ, जो ऐसे मध्यस्थों के कुछ चक्कर में पड़ गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं के पूर्वजों का जाल में फंसाया था, हम संगठित हो भी जाएं, उसने वापस आंसर दे रहा है वो देखो, कि हम संगठित हो भी जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हमें कोर्ट में चेप दिया जाएगा, ये बात भी से घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, अपने कानून नियम को जान जाएंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वो जानते नहीं है, उनमें कोई नेता नहीं है। अब इनका नेता भी तो होना चाहिए, ये इतने वोट इनके पास में आराम से नेता हो सकता है, लेकिन नेता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए जितने वे स्वयं है। अनवरत कुंडली नुमाइने चक्र के समान बात बोलते हैं, ऐसे घुमा घुमा की बातें बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता लालच और लालच से अन्याय तक पहुंचा देती। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टोरी अलग है, ये मुकेश वाली स्टोरी है, वो उसकी स्टोरी अलग थी। उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग स्पष्ट संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीब के जाल में फंसा है, अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है, और दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों, इन राजनेताओं के कुछ चक्कर में फंसा हुआ है। दो बातें पढ़ रहे हैं अपन, एक जो खानदानी काम कर रहे हैं उस कूड़े कर का, ठीक है, जो साहिब आलम वाला पढ़ा था अपन ने, ये है मुकेश जिनका काम है चूड़ी बनाने का। ये दो काम है, फरीदाबाद वाली स्टोरी है, ठीक है, याद रखना। फिर दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिससे मैं उतार नहीं सकता। एहसास होने से पहले ही वे इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ चुनौती देना होता है, मतलब ये खानदानी काम ही करना चाह रहे हैं। दूसरा थोड़ा भी हटके करते हैं तो ये चुनौती मानते हैं, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, खुद का नेता है नहीं, कौन छुड़ाएगा। फिर ये वापस बेचारे अवाक फंसा के वही काम करते हैं, ये है कारण। और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक यानी चुनौती देने की जो कुछ हटकर करने की दिखाई, मुकेश को ऐसा लगा था कि ये कुछ हटकर कर सकता है, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं कार चलाऊंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा, मतलब कुछ हटके करना चाह रहा है वो। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, उसने सोचा इससे बढ़िया तो मोटर ठीक करूँगा, वही बढ़िया है। इस चोरी में तो मैं नज़र चली जाएगी, मारा जाऊँगा। इस बात को दोहराता है कि नहीं मुझे मोटर ठीक करने वाला मिस्त्री बनना है, या फिर मोटर चलाऊँ, कार चलाऊँगा। वह किसी गैरेज बनता, गैरेज जानते हो ना, गैरेज जहाँ पर गाड़ियाँ ठीक होती है, वह किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। ठीक है, मैं पैदल जाऊँगा, कोई बात दूर है, तो वह जोर देकर कहता है कि नहीं मैं पैदल जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? ये वापस पूछती है उससे। तो यकाएक चुप हो जाता है, फिर यहाँ चुप हो जाता है, नहीं ये तो कैसे नहीं। वह ज़मीन की ओर घुरते हुए कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मोटर चलाऊँ। मतलब क्योंकि जो सपना होता है, जैसे अपन जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले अपनी सोचते हैं साइकिल होनी चाहिए, और साइकिल के अपन पेरेंट्स इतना दबाव डालते हैं, फिर साइकिल ले आते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं अपन, थोड़े बड़े हो यार मोटरसाइकिल, बाइक होनी चाहिए, स्कूटी होनी चाहिए, वो ले लेते हैं। उसके बाद उनका भी मन नहीं करता कि अब तो कार होनी चाहिए। वही चीज़ है। अब इसका जो अब जब अपन को साइकिल चाहिए ना, उस टाइम अपन को कोई स्कूटी देगा तो अपना मन नहीं करेगा, नहीं हमें तो साइकिल ही चाहिए। उस टाइम की साइकिल का अलग ही चीज़ होती है। वैसे इसकी भी कार अभी सीखना, तो कार का ही मन है इसका एरोप्लेन का मन नहीं है। छोटी सी बुद्धिमत्ता में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पाश्चात्य में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखने में संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते होंगे। अगर ये वायुयान को देखता तो हो सकता है उसके बारे में कुछ सोचता, हालांकि ऊपर से कोई गुजरा नहीं है अभी तक शायद, लेकिन कारों को जरूर देखता है निकलते हुए, इसलिए इसका मन करता है कि यार क्या शानदार कार है, मुझे भी ऐसा करना है, इसलिए वो कह रहा है। ठीक है, तो ये था भाई 16-18 पेज का। मैंने ज़्यादा आराम से बड़े बड़े लिखे हैं आपके लिए। पूरी स्टोरी आप थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि याद तो करनी है नहीं, सुन लिया तो याद हो गई। दो बातें हैं, एक कूड़ा बीनने वाले गरीब बच्चे, दूसरा मुकेश वाली स्टोरी जो चूड़ी का काम करते हैं। दोनों स्टोरी याद हो गई तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अब एक निचोड़ जो लास्ट में देता हूँ मैं, वो ये है पाठ का निचोड़, वो देख लो कि लेखिका हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करना चाहती है जो अत्यंत अस्वास्थ्यकार अवस्थाओं, मतलब बिल्कुल जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, जहाँ पर बीमारियों के घर हैं, उस अस्वास्थ्य अवस्थाओं में काम करते हैं। उन्हें कूड़ा बीनने वाले लड़कों का एक समूह दिखाई पड़ता है। वह उनसे बात करती है। उनमें से एक लड़के का नाम है साहिब आलम, ठीक, जिन दयनीय हालातों में फिरोजा, अब यहाँ तक तो ये हो गया। उसका बाद अब यहाँ से सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है कि जिन दयनीय हालातों में फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं, वे उन हालातों का वर्णन करती है। वे भी अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करते हैं, क्योंकि कांच का काम बड़ा रिस्की है, आंखों की नज़र चली जाती है। और दूसरी बात मैंने कहा था, वो जो धुआं उड़ता है उसका जो करने पर भी दो दादी ने बताया था,
उन्होंने अपने हस्बैंड की आंखें खोते हुए देखा है। गरीबी उनके लिए एक दुश्शक बन गई है। पीढ़ियों से वे चूड़ियाँ बना रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि अभी उनकी आगे आने वाली अनेक पीढ़ियाँ यही काम करें। किंतु एक युवक मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका को उसमें साहस की झलक दिखती है, वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। बाकी वो बूढ़े डोकरियाँ तो यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई यही काम है हमारा, तो क्योंकि वो जानते ही ये ना बेचारे करें क्या, कि यही हमें खानदानी काम करना है। लेकिन मुकेश थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि हाँ एक लड़का ऐसा तो ज़रूर मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, अपने ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ही हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी जोड़े हैं, बहुत ही शानदार। अब देखना आप, ये जब पूरी हिस्ट्री या स्टोरी जान ली ना तो ये सब कुछ आपको ईजी से लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे, और सभी के आंसर आपको आ भी रहे होंगे। जैसे कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, और वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, ठीक है। और या फिर ऐसा भी है कि वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल। आपको सबको पता है कि पहली बात तो ये है कि शाहिब है उस गार्बेज या कचरे में क्या मतलब देख रहा था, क्या ढूंढ रहा था। और दूसरी बात ये है कि उसकी साहिब की जो फैमिली है वो कहाँ से आई है, तो अपन देख लिया था बांग्लादेश ढाका से आई है। तो देखो साहिब इज़ ए यंग बॉय हु इज़ इंगेज्ड इन रैप पैकिंग, ये मतलब जो कचरा उठाने का या बुनने का काम करता है ये, ठीक है। और ही इज़ लुकिंग फॉर मनी इन गार्बेज डंप्स, जो कचरे का जो कूड़ादान डाला हुआ है उसके अंदर ये पैसा ढूंढ रहा है, कुछ मनी मिल जाए उसको। और कभी कभी 1 रुपया मिल भी जाता था, कभी 10 रुपये मिल जाते थे। और प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हैं वो, सेटल कहाँ पर है, तो ही प्रेजेंटली सेटल इन सीमापुरी, ठीक है, ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ही है, वहाँ सीमापुरी के अंदर ये लोग रहते हैं। और हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका, ठीक है, वहाँ से इसकी फैमिली आई है। सेकंड, व्हाट इज द रेफरेंस टू चप्पल्स इन लोस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रैप पिकर्स, या फिर क्वेश्चन सेकंड ये भी है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, यानी कि जो उसने चप्पल नहीं पहन रखी है उनके बच्चों ने, या फुटवेयर या स्लीपर बोल दो, वो नहीं पहन रखी है, तो उसके बारे में मतलब क्या उनकी क्या कारण, गरीबी, इकोनॉमिक कंडीशन का मेन कारण है, या फिर जो ट्रेडिशन ये बता रहे हैं कि नहीं ये तो हमारी परंपरा है, ये कारण है। देखते हैं। द ऑथर हैज़ सीन, मतलब जो ये लेखिका देखती है, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट विदाउट एनी चप्पल इन सिटीज़ एंड ऑन विलेज रोड्स, मतलब देखती है कि बच्चों को कि वो बिना चप्पल के नंगे पाँव सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। और मोस्ट पीपल थिंक दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बट यानी कि ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है कि इसलिए ये बिना चप्पल के घूम रहे, नहीं, ये इनकी परंपरा है। एक्चुअल में ये परंपरा नहीं है, लेकिन बट द राइटर थिंक्स अदरवाइज, लेकिन लेखिका कुछ अलग सोचती है कि नहीं यार ये तो परंपरा तो क्या ही होगी, कौन इसका कोई दुख पाना चाहेगा, ऐसी परंपरा तो गलती है, क्योंकि ये शायद गरीबी के कारण ऐसा हो रहे हैं। यानी कि शी कंसिडर दैट इज परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट मेकर्स दैट वॉक बेयरफुट, यानी कि ये इसलिए है क्योंकि ये गरीबी से उठ नहीं पा रहे हैं, ये गरीबी इनको जूते नहीं खरीदने दे रही है, ये कारण है। तीसरा, इस साहिब हैप्पी वर्किंग टू टिस्टोल एक्सप्लेन, अगर जो साहिब था वो चाय की दुकान पे काम करने जब जाता था तो क्या खुश था? अब बताओ, अब खुद को आंसर मन में आ गया ना, क्योंकि लेखक ने पूछा था कि हाँ कहाँ जा रहे हो, जब चाय की वो लेके केटली जब लेके जा रहा था तो उसने पूछा, दूध की केटली लेके जा रहा था, तब पूछा था कि मैं चाय की दुकान पे काम करने लगी हूँ, 800 रुपये की मजदूरी लगाऊँ, ये मेरे साहब है। तो उसने पूछा कि अब तो खुश है, क्या काम पसंद है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया था, है ना। तो वो खुश नहीं था क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, वो उस साहब का मालिक बन गया, वो एक नौकर बन गया, ठीक है। Although Sahib goes ₹800 and all his meals, yet he is not happy working at the tea stall. हालांकि साहिब को 800 रुपये महीने के मिलते थे, लेकिन वो खुश नहीं था उस चाय की थड़ी पे, चाय की दुकान पे काम करने के लिए। For now he is no more the master of his own, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। He is a servant, वो एक नौकर हो गया, ठीक है। He seems to say that it is better to reign in hell than to serve in heaven. ऐसा उसके लग रहा था कि जैसे कोई मतलब कहते हैं कि ये इसकी लाइफ बर्बाद की तरह से नरक में जाने जैसा काम हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जब ये सोच रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल पसंद, जहाँ आप खुश नहीं हो और ज़बरदस्ती जहाँ आपके साथ काम हो रहा है, लाइक नरक जैसा फीलिंग होती है कि नहीं यार ज़िंदगी तबाह हो गई, ख़त्म सी हो गई। चौथा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, फिरोज़ाबाद सिटी किसके लिए फेमस है? चूड़ी बनाने के लिए, अभी पढ़ लिया था अपन ने। तो फिरोज़ाबाद फेमस इज़ फॉर ग्लास फ्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी कारखानों के लिए बड़ी फेमस है। और एवरी अदर फैमिली, हर परिवार जहाँ भी देखोगे आप, फिरोजाबाद इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर कोई घर में चूड़ी बनाने का काम आपको फिरोजाबाद मिल जाएगा। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ियाँ लगा दी इस काम के लिए।
और वेल्डिंग, जिनमें क्या क्या काम था, अराउंड फाइनेंस का काम था, वेल्डिंग ग्लास का था, मेकिंग बैंगल्स, बैंगल बनाना, बैंगल्स को आपस में जोड़ना, ये सब उनकी वो जो वो बस रग रग करके वो सब, ये सारा काम इनका होता था, जिन्होंने पीढ़ियाँ काम कर रही है। फिफ्थ, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग, हाँ, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, या फिर मेंशन एनी 2 हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के अंदर कौन से वो 2 खतरे हैं इसमें काम करने के लिए। तो एक तो ये है कि द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर और इट अफेक्ट देयर हेल्थ बैडली। भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा गर्मी में रहना सही नहीं रहता, शरीर हमेशा ठंड में रहेगा, टेम्परेचर ठीक रहेगा उतना अच्छा रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर अगर आप काम करोगे तो आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये भी है, देखो मैं तो अभी भी गर्म पानी से कभी नहाता भी नहीं हूँ, कितने में कोल्ड हो जाओ ताई, बहुत ज़्यादा बात नॉर्मल भी करते हैं, लेकिन मैं ठंडे से नहाता हूँ। वैसे ही आप लोग भी जो सर्दी में खूब सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है। कभी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मामूली सा उसमें गर्म पानी मिला के उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ऐसा लगे कि हाँ ठंडा ठंडा सा है, बस नॉर्मल कर लो, लेकिन इतना गर्म नहीं नहाना चाहिए, वो नुकसानदायक है। वैसे ही ये तो पूरी गर्मी में काम करते हैं, इतने हीट में काम करेंगे तो फिर कहाँ से मतलब हेल्थ सही रहेगी, तो ये असर पड़ता है। दूसरा, द बिगेस्ट हैजार्ड दे फेस इज दैट दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जब चूड़ियों पे पॉलिश करते हैं तो उसमें बहुत भयंकर तरीके से धुआं निकलता है और वो धुआं सीधा आंखों की रोशनी को ख़त्म कर देता है। और वो जब, जैसा कि वो लेडीज कह रही थी, उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते देखा था, जो अपने स्टोरी में पढ़ा था। ये 2 मेन हैजार्ड है, ठीक है। छठा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है, काम करने का जो तरीका है, मुकेश का अलग है कैसे हैं फैमिली से। फैमिली ने क्या कहा था कि नहीं साहब पीढ़ी से हम काम करें, ये काम करेंगे। मुकेश ने कहा था कि नहीं मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ, मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, न कि सर्वेंट। तो मुकेश कम फ्रॉम है फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बिल्कुल वो चूड़ी बनाने वालों की फैमिली से आता था। लेकिन अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू क्लाइम ए बैंगल्स मेकिंग, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जो मेरे फैमिली मेंबर काम करे वो मैं करूँ, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ऑन, वह खुद मालिक बनना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिकल, कि मैं मोटरों का मैकेनिकल बन जाऊंगा, लोग आएंगे काम कराने के लिए, काम करके दूंगा, पैसे दो, खुद का मालिक खुद हूँ, जब चाहूँगा बंद कर दूंगा, जब चाहूँ खोल लूँगा, वो चीज़ है। 7वां, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब है उसका, तो फॉर एल्डरली पीपल और पेरेंट्स गार्बेज इज नॉट एट ए, यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे, उन बच्चों के घर वालों ने सब पूछा कि ये जो गार्बेज या गंदगी कूड़ा कचरा उठा रही हुई क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, एल्डरली पीपल जो पुराने बुजुर्ग या बूढ़े बुजुर्ग लोग थे या उनके पेरेंट्स जो थे, उन्होंने कहा गार्बेज इज नॉट एट ऑल ए यूजलेस थिंग्स, ये कोई गलत चीज़ नहीं है बोले, तो इट इज़ मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, ये हमारे जीवन जीने के लिए है, कि हमारी रोजी रोटी है ये, इसको हम गलत नहीं मानते, जो हमें यहाँ से मिल जाता है बस ठीक है। अगला, ब्रिंग आउट द आयरनी ऑफ द नेम ऑफ रैप पिकर बॉय साहिब आलम, यानी कि जो साहिब आलम है, मैंने कहा था ना इसका आपने जो व्याख्या पढ़ी थी, अर्थ पढ़ा था, साहिब आलम का मतलब समझ गए, तो इसको नहीं पता था कि साहिब आलम का ये अर्थ होता है मालिक, है ना, इस जगह का मालिक मान लो राजा। साहिब आलम का मतलब उस बच्चे को नाम का पता था क्या, नहीं पता था। तो द रैप पिकर यानी कि जो कचरा इकट्ठा करने वाला बॉय, लड़का, इज नेम्ड साहिब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, समझ रहे हो, यानी कि पूरा मालिक, पूरे यूनिवर्स का मालिक, बट ही इज ए पुअर रैप पिकर, दिस इज द आयरनी इन हिज नेम, जो कि बिल्कुल इसके नाम के विपरीत एक तरीके से व्यंग्य मान लो, ठीक है। नाउ हु वाज साहिब, व्हाट डिड ही डू, छोटा क्वेश्चन अगर आ जाए, पता है ना आपको, तो साहिब वाज ए पुअर रैप कीपर बॉय और एवरी मॉर्निंग ही वुड, मतलब साहिब कौन था और वह क्या करता था, साहिब एक रैप पिकर बॉय था, यानी कचरा इकट्ठा करने कलेक्ट करने वाला था, और एवरी मॉर्निंग ही वुड स्कॉलर्स फॉर कोइंस और अदर वैल्यूएबल्स इन गार्बेज डम्प्स, और ये हमेशा हर सुबह कुछ सिक्के मिल जाए या कुछ वैल्यूएबल, कुछ महंगे आइटम मिल जाए, वो हमेशा कचरे में ढूंढता रहता था। वाई डिड साहिब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया, साहिब की फैमिली जो है, साहिब आलम की फैमिली इंडिया क्यों है, बांग्लादेश ढाका से, तो साहिब फैमिली लिव्ड इन ढाका, ढाका बांग्लादेश में रहती थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मैंने कहा था ना इनके चलते ही तूफान आंधी आ जाते थे, तो इनके घरों को उड़ा ले जाते थे, इसलिए तंग हो गए थे। सो दे लेफ्ट ढाका फॉर दिल्ली टू अर्न, कुछ कमा लेने के लिए कि दिल्ली आ गए, दिल्ली के पास में ही सीमापुरी के अंदर रहने लगे थे, ठीक है। व्हाट डज ए बैंगल सिग्निफाई, हाँ ये बताओ, जो अपने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ चूड़ियों का कितना महत्व है इंडिया के अंदर,
तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो क्या मतलब वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है भाई। ए बैंगल हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन कल्चर, हमारे कल्चर हमारे संस्कृति में चूड़ियों का बहुत महत्व है। कैसे? इट सिग्निफाइज इन इंडियन वुमेन्स सुहाग, सुहाग का प्रतीक है, प्लस ऑस्पोसियसनेस इन मैरिज, शादी का भी प्रतीक है, विवाह में शादी का प्रतीक है। हर सुहागन शादी होने के बाद में चूड़ियाँ पहनती है तो उसे लगता है मतलब एक सुहागन का प्रतीक है ये, तो काफ़ी ईजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 12वां मेंशन द हैज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास पे, हालांकि मैंने 2 तो पहले ले लिए थे, इसको मैंने जानबूझ के फिर लिया कि क्या पता 4 क्वेश्चन 4 भी पूछ ले, तो 2 तो खैर वो अपने पढ़ लिए कि ग्लास यानी कांच की फैक्ट्री में काम करने कौन कौन से नुकसान है, फिर भी 4 भी पूछे हैं। सीबीएसई के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, 4 पॉइंट पूछे थे, 4 ले लेते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं है। पहला, द वर्कर्स वर्क अराउंड ग्लास फार्मर्स विथ हाई टेम्परेचर दे वर्क, ये तो अपने पढ़ लिया, हाई टेम्परेचर वाला जो अपन ने पढ़ लिया था, जो कि अनिल, वो तो दोनों वो याद कर लेना, पहले वाले ईजी है वो, सेम ही वैसे तो लेकिन बात बता रहा हूँ। द पॉलिश ऑफ ग्लास और बैंगल्स प्रोडक्ट्स डस्ट, द डस्ट स्लोली मेकर्स द वर्कर्स लॉस देयर आई साइट, बिल्कुल ये दोनों अपन ने पढ़ लिया कि अंधे भी हो जाते हैं। तीसरा है द वर्कर्स वेल्ड द पीसेस, जब बेल्डिंग करते हैं ऑफ कलर्ड ग्लास, अब कलर्ड ग्लास उसके ऊपर देखा होगा आपने, कुछ हीरे वगैरह भी चिपकाते हैं बेल्डिंग कर करके, तो दे डू नोट दिस वर्क इन देयर डार्क हटमेंट्स, ठीक है, और इन द डिम लाइट और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर आई साइट बैडली, बहुत गंदे तरीके से। यानी कि होता क्या है, ज़्यादा तेज़ रोशनी लाइट में काम नहीं करना पड़ता, दिए की रोशनी में बिल्कुल डिम लाइट के अंदर ये काम करना पड़ता है, जिससे रोशनी में बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे वेल्डिंग करते हैं लोग, काले वो नहीं पहनते, इनके पास में तो वो सिस्टम ही नहीं, इसलिए अंधे हो जाते हैं ये, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, जब वो एडल्ट्स होते हैं उससे पहले भी खूब सारे लोग ऐसे हैं जो आंखों से अंधे हो चुके होते हैं। ये 3-4 2 तो अपने पहले पढ़ लिए थे, 2 और जोड़ लेना, ठीक है। 13वां, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कैसे मतलब ये जो चाइल्ड लेबर जो है वो क्यों मतलब इस तरीके से है, वो हालांकि बहुत सारे कानून बन चुके हैं, लो कानून बन चुके हैं कि चाइल्ड लेबर रोका जाए, लेकिन इनको आइडिया ही नहीं है ना, इन बच्चे तो अनपढ़ है वहाँ पर, उनको कौन बताए कि ये सब इलीगल है, आपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, लेकिन वो तो पीढ़ियाँ निकल गई उनकी, तो वही काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है। ऑल्दो चाइल्ड लेबर इज बैंड बाय लॉ येट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रीज, हालांकि चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन है, फिर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे आज भी काम कर रहे हैं। इट इज़ द एज व्हेन चिल्ड्रन शुड गेट देयर एजुकेशन एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर फ्यूचर, ये वो उम्र है जब बच्चा अपना फ्यूचर बनाता है, जैसा कि आप, और अपना एजुकेशन के माध्यम से बच्चा जब अपना फ्यूचर बना रहा होता है, लेकिन ये अभी बच्चे अंधे हो रहे हैं उस टाइम पर वो काम कर करके। दिस एज शुड बी यूटिलाइज टू मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये वो उम्र है जब बच्चा ऑल राउंड हर तरह से अपने आप का विकास कर रहा होता है, लेकिन नहीं, चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू इनेक्टिंग लॉज एंड बाय स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग देम, लेकिन अब ये कब एलिमिनेट हो सकता है, कब ये इसका रोक सकता है, जब स्ट्रिक्ट लॉ बने, बिल्कुल ध्यान से इनकी निगरानी की जाए और सही ईमानदारी से काम तब होता है। बट नो लॉ इज एडक्वेट अंटिल देयर इज विलिंगनेस अमंग द पीपल टू फॉलो इट, लेकिन कोई इतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है लॉ, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। और सो इट इज़ नेसेसरी टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स एंड द पीपल हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज वर्कर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, खूब सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं वो अवेयर नहीं है, उनको अवेयर किया जाए, समझाया जाए कि बच्चों को पढ़ाओ, इनमें बहुत बेनिफिट है, ये क्या खानदानी काम कर रहे हो। खूब सारे बच्चे हालांकि निकल रहे हैं लाइक मुकेश, ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ अलग काम करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ अलग, मोस्टली तो 99% तो वहीं रहते हैं, ये सब काम है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैप पिकर्स इन सीमपुरी, ठीक है, सीमापुरी की जो ज़िंदगी है, लाइफ सिचुएशन है, आ सकता है क्वेश्चन। सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द प्रीफरी ऑफ दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ये है, बसी हुई है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश जब 1971 के अंदर उस पर अटैक हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था और भारत के अंदर आके बस गए थे, और नेचुरल डिजास्टर फोर्स देम टू लीव देयर नेटिव लैंड, और खूब नेचुरल मतलब जो तूफान, आंधी तूफान ये आ गए थे, इस वजह से भी यहाँ बस गए थे। और अबाउट 10,000 एपिकर्स लिव हियर इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, झोंपड़ियों में रहते हैं लगभग 10,000 लोग, विथ रूफ ऑफ टिन, या फिर तिरपाल की, या फिर चद्दर, टिन होते हैं लोहे के, उनकी छतें बनी हुई है। और दे डू नॉट हैव सेवेज, ड्रेनेज एंड ड्रिंकिंग वाटर, इनके ना तो पीने का पानी है ना नहाने, कुछ पानी, जलापूर्ति कुछ भी नहीं होती है वहाँ पर। ऑल दो दे हैव नो आइडेंटिटी, इनके पास में अपने पहचान पत्र भी नहीं है, इनके पास सिर्फ राशन कार्ड है।
दे हैव राशन कार्ड्स एंड हैव देयर नेम्स इन वोटर लिस्ट। इस वजह से का नाम वोटर लिस्ट में पड़ गया, क्योंकि सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, वोट इनसे ले लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप दी स्मॉल स्ट्रक्चर एंड द चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल, रेप पिकिंग ओनली वो इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। ये सिर्फ रेप पिकर अपना एक जीवन यापन कर रहे हैं कि बस कैसे करके जी लिया जाए, ऐसे कर करके रेप अपना एक कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ये थी सीमापुरी की स्टोरी और ये था अपना चैप्टर 2। आई थिंक ये मैं दावा करता हूँ ये कि आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ अगर पढ़ा है, पूरी कहानी, तो ये बहुत ईजी लगा होगा। अब बताओ इंग्लिश कितनी ईजी है अगर मेरी तरीके से, यूनिक तरीके से पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो ये था चैप्टर अपना कंप्लीट। ओके।